लगता है हम नहीं बचेंगे। तूफान बहुत तेज है। यदि मौसम ऐसा ही रहा तो हमारी शिप जल्दी डूब जाएगी। प्रताप सर, आप अपना लाइफ जैकेट पहन लीजिए। शिप पर काम करने वाले एक वर्कर ने चिल्लाकर कहा। 60 साल के प्रताप सिंह एक बिजनेसमैन हैं। उनकी शिपिंग कंपनी है जो इंटरनेशनल लेवल पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है। आज वो अपनी शिप में सिंगापुर से मुंबई कुछ कीमती सामान ले जा रहे हैं। उनका जहाज देर रात समुद्र के बीचों बीच एक भयंकर तूफान में फंस गया है। काले घने बादल, जोर से गरजती बिजली और उफान मारती समुद्र की लहरों को देख लग रहा है कि ये तूफान आज किसी को नहीं छोड़ेगा। इसके रास्ते में जो भी आएगा वो तबाह हो जाएगा। प्रताप सिंह ने अपना लाइफ जैकेट पहना ही था कि समुद्र की एक जोरदार लहर आई और जहाज 90 डिग्री पर पलट गया। ऐसा होते ही प्रताप सिंह लुढ़कते हुए नीचे जाने लगे। हालांकि जहाज से नीचे गिरने से ठीक पहले उन्होंने एक हाथ से जहाज की रेलिंग पकड़ ली, लेकिन जहाज पर मौजूद अन्य क्रू मेंबर्स की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही। उनमें से कई नीचे समुद्र में जा गिरे। ओ नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हमारा अंत ऐसा होगा? हे भगवान, ये आखिर तेरी कैसी लीला है? जहाज पर लटके प्रताप सिंह ने दुखी होकर कहा। तभी समुद्र की एक और बड़ी सी लहर आई और इस बार उसने जहाज को पूरी तरह उल्टा पलट दिया। तेजी से पलटने की वजह से जहाज में छेद हो गया और वो धीरे धीरे समुद्र की गोद में समाने लगा। कुछ देर बाद काले बादल छट गए। जैसे जैसे सूरज उगने लगा वैसे वैसे मौसम भी साफ होने लगा। कुछ समय पहले उत्तेजित समुद्र की लहरें अचानक से शांत हो गई। इन लहरों के साथ लकड़ी के एक टुकड़े पर एक बॉडी बहते हुए आई। ये प्रताप सिंह थे। वो अकेले थे जो इस जहाज पर बच सके। मैं कहाँ हूँ? बेहोशी की हालत से उठकर प्रताप सिंह कंफ्यूजन के साथ बोले। जहाज पर उनके बिजनेस करियर का सबसे बड़ा और कीमती सामान भी मौजूद था। वो भी जहाज के साथ डूब गया। इससे वो बेहद उदास हो गए। वो इतने उदास हो गए कि उन्होंने जहाज की तरह इसी समुद्र में समा जाने का मन बना लिया। लेकिन तभी लकड़ी के टुकड़े पर तैरते हुए उनकी नजर कुछ दूर पर मौजूद एक आइलैंड पर पड़ी। सूरज से निकली तेज रोशनी की किरण समुद्र की लहरों पर पड़ती हुई उस आइलैंड की ओर ऐसे जा रही थी जैसे मानो वो प्रताप सिंह को कोई रास्ता दिखा रही हो। पता नहीं क्यों, लेकिन प्रताप सिंह ने इसे एक उम्मीद की किरण की तरह देखा और आइलैंड की ओर तैरते हुए जाने लगे। कुछ ही देर में प्रताप सिंह आइलैंड पर आ गए। ये एक छोटा सा आइलैंड था जहां चारों ओर जंगल और पहाड़ थे। यहाँ इंसान का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। प्रताप सिंह ने इस आइलैंड पर घूमना शुरू किया। जब वो बीच जंगल में पहुंचे तो उन्हें अचानक से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो प्रताप सिंह को लगा कि उनके कानों को कोई धोखा हुआ है, लेकिन जल्द ये रोने की आवाज और भी तेज होने लगी। इस आवाज का पीछा करते हुए प्रताप सिंह और घने जंगल की ओर जाने लगे। फिर प्रताप सिंह ने जो देखा उस पर उनकी आंखों ने यकीन नहीं किया। उन्होंने देखा कि तिनके और घास फूस से बने एक बड़े से घोंसले में इंसान का बच्चा लेटे हुए रो रहा था। नीली आंखों वाले इस बच्चे की उम्र करीब 2 साल थी। उसके बदन पर कोई कपड़े नहीं थे। उसके रेशमी बाल चांदी जैसे चमक रहे थे और स्किन दूध सी सफेद थी। इस बच्चे को पहली नजर में देख ऐसा लगा मानो भगवान ने बड़ी शिद्दत के साथ इसे बनाया हो। वो सबसे अलग और स्पेशल लग रहा था। प्रताप सिंह उस रोते हुए बच्चे के करीब गए, उसे गोद में उठाया और उसकी नीली आंखों में आंखें डाल उसे जिज्ञासा से निहारने लगे। उनसे नजरें मिलते ही बच्चे का रोना बंद हो गया। वो प्रताप सिंह को देख खिलखिलाकर किलकारी मारने लगा। ऐसा करते हुए वो बेहद क्यूट लग रहा था। ये देख प्रताप सिंह के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने बच्चे के माथे को प्यार से चूमा और सीने से लगाते हुए बोले, आखिर तुम हो कौन? तभी अचानक से एक आवाज आई, भगवान का दिया खास तोहफा है ये बच्चा। आज तक धरती पर ऐसे बच्चे का जन्म नहीं हुआ। ये सुन प्रताप सिंह चौंक गए। जब वो पलटे तो उन्होंने देखा साधु की वेशभूषा वाला एक बाबा उनके पीछे खड़ा है। आप कौन? प्रताप सिंह ने कंफ्यूज होकर पूछा। मैं कौन हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये बच्चा कौन है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाबा ने अपनी भारी आवाज में कहा। बाबा प्रताप सिंह के करीब आए और बच्चे की ओर देखते हुए बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बच्चा बेहद खास है, सबसे अलग और सबसे ताकतवर है। इसके पास कई दैवी शक्तियां हैं
जो मानव जाति के लिए लाभकारी है, लेकिन तुम्हें इन शक्तियों को दुनिया से छिपा कर रखना होगा, वरना वो इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें इस बच्चे को पालना होगा, इसका ख्याल रखना होगा। बाबा की बातें सुन प्रताप सिंह हक्के बक्के रह गए। वो एक बार फिर बच्चे को उत्सुकता से निहारने लगे। फिर उनके मन में कुछ सवाल आए और वो बाबा से पूछने लगे, लेकिन ये बच्चा। इतना कहते ही वो अचानक रुक गए। वो बाबा जो अभी कुछ पल पहले ही उनके बगल में खड़ा था, अचानक गायब हो गया। प्रताप सिंह ने उसे दोबारा खोजने की बहुत कोशिश की, कई आवाजें लगाईं, लेकिन वो नहीं मिला। अंत में थक हार कर वो बच्चे को लेकर इस आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। जल्द उन्हें आइलैंड पर एक टूटी शिप दिखाई दी। इस शिप पर बड़े बड़े अक्षरों में सिंगापुर लिखा था। इसे देख प्रताप सिंह ने अंदाजा लगाया कि शायद ये बच्चा इसी शिप के जरिए सिंगापुर से यहाँ आया होगा। हालांकि इस शिप पर उन्हें कोई भी इंसान नहीं दिखा। कुछ देर बाद उन्हें उसी टूटी शिप पर एक छोटी नाव दिखी। वो किसी तरह उस नाव को घसीटते हुए समुद्र के किनारे लाए और बच्चे को अपने साथ लेकर समुद्र की ओर चल पड़े। 4 साल बीत गए। जो बच्चा प्रताप सिंह को आइलैंड पर मिला था, वो लगभग 6 साल का हो गया। उन्होंने बच्चे का नाम रोहन रखा। रोहन मुंबई के घाटकोपर की गलियों में अन्य बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। अब मेरी बारी है, मैं बैटिंग करूंगा, रोहन ने मासूम अंदाज में 10 साल के एक बच्चे से कहा। चुप कर चूजे, बड़ा आया बैटिंग करने, तू बस नाली से बॉल उठा कर देना, यही तेरी औकात है, चल भाग यहाँ से, गंदी नाली के कीड़े। ये कहते हुए बच्चे ने रोहन को धक्का दिया। ये देख रोहन को गुस्सा आया और उसने बच्चे को एक पंच मारा। उसने ये पंच मारने में कोई ताकत नहीं लगाई थी, लेकिन फिर भी वो बच्चा पंच की पावर से हवा में उड़ता हुआ 50 फीट दूर जा गिरा। ये देख उस बच्चे का बड़ा भाई, जो लगभग 15 साल का था, गुस्से में दौड़ता हुआ रोहन के पास आया। अबे चूजे, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे भाई को मारा, अब तू देख। इतना कहते ही उसने अपने हाथ में मौजूद बैट पूरी ताकत से रोहन के सिर पर दे मारा। बैट जैसे ही रोहन के सिर पर लगा, उसके टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर बिखर गए। लेकिन हैरत की बात यह थी कि रोहन का बाल भी बांका नहीं हुआ। उसका सिर 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला और न ही उसे कोई चोट आई। ऐसा लगा मानो बच्चे ने बैट रोहन के सिर पर नहीं, बल्कि किसी मजबूत चट्टान पर मारा हो। रोहन की यह ताकत देख हमला करने वाले बच्चे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने गुस्से में चिढ़कर बोला, अबे नाली के कीड़े, तू आखिर चीज क्या है? ये सुन रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने 15 साल के बच्चे को एक हाथ से हवा में उठाया और बॉल की तरह आसमान में उछाल दिया। बच्चा रॉकेट की तरह हवा में तेजी से ऊपर गया और आंखों से ओझल हो गया। फिर कुछ मिनटों के बाद तेजी से नीचे आते हुए एक मकान की छत पर रखे भूसे के ढेर पर धड़ाम से गिरा। ये नजारा देख वहां मौजूद बाकी बच्चे भी डर कर भाग गए। कुछ देर बाद प्रताप सिंह के छोटे से घर के बाहर कई लोगों की भीड़ लग गई। हर कोई गुस्से में था और शिकायतों से भरा हुआ था। प्रताप सिंह, कहां से उठाकर लाए हो इस बच्चे को? ये इंसान का ही बच्चा है ना, या किसी शैतान का? मुझे तो लगता है इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। इस बच्चे का मोहल्ले में रहना हमारे बच्चों के लिए सेफ नहीं है। हाँ, तुम इस बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। एक के बाद एक कई लोग प्रताप सिंह पर बरसने लगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं रोहन को समझाऊंगा। प्रताप सिंह ने शिकायत कर रहे लोगों को समझाते हुए कहा। कुछ देर बहसबाजी के बाद सभी लोग वहां से चले गए। उनके जाने के बाद प्रताप सिंह ने रोहन को अपने पास बुलाया और गोद में बैठाते हुए प्यार से बोले, रोहन बेटा, आज तुमने जो किया वो ठीक नहीं था। लेकिन दादाजी, उन लोगों ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। रोहन ने मासूमियत से कहा। ये सुन प्रताप सिंह ने रोहन के माथे को प्यार से चूमा और बोले, लोगों के कहने से क्या होता है? मैं जानता हूं कि तुम कोई गंदी नाली के कीड़े नहीं, बल्कि भगवान के भेजे खास बंदे हो। तुम बेहद स्पेशल हो रोहन बेटा, लेकिन तुम्हें अपनी ये स्पेशल पावर दुनिया से छिपा कर रखनी होगी। इन्हें बाहर नहीं आने देना होगा, वरना हम शांति से रह नहीं पाएंगे। ये आपके दादाजी की इज्जत और मान सम्मान की बात है। इसीलिए तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद अपनी ये स्पेशल पावर यूज नहीं करोगे, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं वादा करता हूँ दादाजी,
आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। इतना कहकर रोहन ने प्यार से दादाजी को गले लगा लिया। 2 साल और बीत गए। रोहन ने दादाजी के कहने पर अभी तक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत सामने आ जाए, वो अपनी शक्तियों को छिपाकर ही रखता था। इन 2 सालों में रोहन के दादाजी की आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो गई। समुद्र में शिप डूबने के बाद उनका बिजनेस लगातार घाटे में जाता गया। वो इतने कर्जे में आ गए कि लोग अब आए दिन उनसे पैसे लेने और उन्हें धमकाने आ जाते थे। आज भी उनके घर के बाहर 4 गुंडे गुस्से में खड़े थे। एक ने दरवाजा जोर से पीटते हुए कहा, बुड्ढे कहाँ छिपा है, बाहर निकल। तूने हमारे बॉस का पैसा खाया है, एक एक पाई वसूल करेंगे तुझसे। इतना कहकर वो गुंडा दरवाजा तोड़ अंदर घुस जाता है। अरे अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? प्रताप सिंह ने डरते हुए कहा। अभी तो सिर्फ हम घुसे हैं, लेकिन तूने पैसे नहीं लौटाए तो ये खंजर तेरे सीने में घुस जाएगा। गुंडे ने खंजर प्रताप सिंह के गले पर रखते हुए धमकी दी और बोला, कौन हो तुम? ये शोर शराबा सुन रोहन बाहर आया। दादाजी को खतरे में देख वो डर गया। कौन हो तुम? छोड़ दो मेरे दादाजी को, दादाजी। इतना कहते हुए रोहन दादाजी के पास आने को दौड़ा, लेकिन एक दूसरे गुंडे ने उसकी कॉलर पकड़ उसे हवा में उठा लिया। इतनी भी क्या जल्दी है चूजे, अभी अंडे में से निकला नहीं है और उड़ने की कोशिश कर रहा है। ये सुन रोहन को गुस्सा आया। वो कुछ करने ही वाला था कि दादाजी बीच में बोल पड़े। नहीं रोहन, तुम्हें मेरा वादा याद है ना? इतना सुनते ही रोहन ने अपने गुस्से को अंदर दबा लिया और कुछ नहीं किया। सुनो, मैं तुम्हारे बॉस के पैसे लौटा दूंगा। शिप डूबने की वजह से मुझे काफी नुकसान हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। दादाजी ने गुंडों को समझाया। टाइम ही तो नहीं है बुड्ढे, तेरे दोनों पैर तो कब्र में लटके हैं। यदि तू टपक गया तो पैसे कौन देगा? ये चूजा। इतना कहते हुए गुंडे ने रोहन को जमीन पर पटक दिया। ये देख दादाजी रोहन की तरफ दौड़े, लेकिन दूसरे गुंडे ने उन्हें पकड़ा और जोरदार पंच मारा। इससे दादाजी जमीन पर गिर गए और उनके मुंह से खून बहने लगा। ये तेरी लास्ट वार्निंग है बुड्ढे, यदि तूने पैसा जल्दी नहीं लौटाया तो यहीं तेरी कब्र खोद दूंगा। इतना कहकर सभी गुंडे वहां से चले गए। गुंडों के जाते ही रोहन फौरन दादाजी के पास आया और उनके मुंह पर लगा खून पोंछते हुए बोला, दादाजी, आप ठीक तो है ना? आखिर आपने मुझे क्यों रोका? मैं उन गुंडों को सबक सिखा देता। ये सुन दादाजी ने रोहन को प्यार से गले लगाया और बोले, बेटा, अभी तुम्हारी शक्तियों के बाहर आने का सही समय नहीं आया, इसलिए तुम मुझसे किया वादा याद रखो। देखना, आगे सब ठीक हो जाएगा। कुछ साल और बीत गए। रोहन 15 साल का हो गया। वो अपने दादाजी के साथ कैरम खेल रहा था। अरे वाह दादाजी, क्या शॉट मारा है। आप हमेशा क्वीन ले जाते हैं, लगता है इस बार भी आप ही जीतोगे। रोहन ने तारीफ करते हुए कहा। इस पर दादाजी बोले, नहीं रोहन, मुझे लगता है आज जीत तुम्हारी होगी। चलो अब तुम अपनी बारी खेलो। दादाजी की बात सुन रोहन ने कैरम खेलना शुरू किया। वो निशाना लगाने ही वाला था कि अचानक से दरवाजा टूट गया और 10 गुंडे घर में हथियारों के साथ घुस गए। अरे अरे, कौन हो तुम? दादाजी ने डरते हुए कहा। पहचाना नहीं बुड्ढे, लगता है लास्ट टाइम की मार में कमी रह गई थी। कहा था ना कि पैसे लौटा देना, वरना अंजाम बुरा होगा। इतना कहकर गुंडा दादाजी को पंच मारता है। दादाजी पास में रखी मेज पर गिर जाते हैं और उनके सिर में चोट लग जाती है। ये देख रोहन दौड़ कर आता है। दादाजी, आप ठीक तो है ना? लेकिन रोहन दादाजी के पास जाता उसके पहले एक गुंडा रोहन को हवा में उठा लेता है। अबे घोंचू, अब तू कहाँ जा रहा है? तुझे क्या लगता है चूजे कि तू कोई सुपरमैन है जो अपने दादाजी को बचा लेगा? चल भाग। इतना कहकर वो रोहन को बेरहमी से वहां रखे कैरम पर फेंक देता है और रोहन नीचे गिर जाता है। ये देख दादाजी को गुस्सा आता है और वो गुंडे को एक चांटा मार देते हैं। मेरे पोते से दूर रहो, उसे इस सब में मत घसीटो। दादाजी का चांटा पड़ते ही गुंडे को बहुत गुस्सा आता है। बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे चांटा मारा, अब देख। इतना कहकर गुंडा पास में रखा कैरम उठाता है और जोर से दादाजी के सिर पर मार देता है। ये वार इतना जोरदार होता है कि कैरम के 4 टुकड़े हो जाते हैं और दादाजी का सिर फट जाता है। उसमें से खून की धारा बहने लगती है और वो तड़प तड़प कर मरने लगते हैं। इस दौरान उनकी नजरें
आखिरी बार जमीन पर पड़े रोहन से मिलती है। वो उसकी नीली आंखों में देखते हुए कहते हैं, रोहन, और अपना दम तोड़ देते हैं। दादाजी को अपनी आंखों के सामने मरता देख रोहन के सब्र का बांध टूट जाता है। वो दुख और गुस्से में जोर से चिल्लाता है, दादाजी! तो अब रोहन क्या करेगा? क्या वो गुंडों से अपने दादाजी की मौत का बदला ले पाएगा, या फिर गुंडों? रोहन के दादाजी को गुंडों ने उसकी आंखों के सामने मार डाला था। ये देख हमेशा शांत रहने वाले रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसके रोम रोम में जैसे एक ज्वालामुखी दहक उठा। वो जोर से चिल्लाया, दादाजी! और फिर पास रखी बड़ी सी अलमारी को उठाकर पूरी ताकत से गुंडों की ओर फेंक दिया। अलमारी 2 गुंडों से टकराई और दीवार को तोड़ती हुई बाहर सड़क पर जा गिरी। दोनों गुंडे ऑन द स्पॉट मर गए। 15 साल के दुबले पतले लड़के की इतनी ह्यूज पावर देख बाकी गुंडे हक्के बक्के रह गए। तभी 2 गुंडे रोहन की तरफ दौड़े। एक के हाथ में खंजर था तो दूसरे के पास तलवार। पहले गुंडे ने रोहन के मुंह पर तेजी से खंजर से हमला किया, लेकिन खंजर रोहन की आंख तक ही आया था कि उसने गुंडे का हाथ पकड़ लिया। उधर दूसरे गुंडे ने रोहन पर तलवार से हमला करना चाहा, लेकिन रोहन ने अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ भी पकड़ लिया। रोहन ने पहले गुंडे का हाथ 180 डिग्री पीछे की ओर मोड़ा और उसका खंजर उसी की आंख में गाड़ दिया। गुंडा दर्द से कराहता हुआ वहीं मर गया। फिर रोहन ने दूसरे गुंडे का हाथ इतनी जोर से खींचा कि वो धड़ से अलग हो गया। रोहन ने उसी तलवार वाले हाथ को तेजी से गुंडे की गर्दन की ओर घुमाया और उसका सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गया। दूसरा गुंडा भी ऑन द स्पॉट मर गया। ये नजारा देख बाकी बचे गुंडे डर से कांपने लगे। सभी 6 गुंडे रोहन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे, लेकिन रोहन गोली लगने से पहले ही अचानक हवा में ऊपर उछला और छत पर लगे पंखे को उखाड़कर तेजी से स्पिन करते हुए गुंडों की ओर फेंका। इस पंखे ने एक ही वार में वहां खड़े 5 गुंडों के सिर धड़ से अलग कर दिए। अब सिर्फ गुंडों का लीडर बचा था। वो घुटनों के बल बैठकर जान की भीख मांगने लगा। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तो बस अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो कर रहा था। कौन है तुम्हारा बॉस? रोहन ने गुस्से से पूछा। गुंडा बोला, हम में से किसी ने उसे आज तक नहीं देखा है। बस फोन पर ऑर्डर आते हैं और अकाउंट में पैसा। लेकिन हाँ, इतना पता है कि कोई आहूजा है जो सिंगापुर में रहता है। सिंगापुर। प्लीज मुझे जाने दो। गुंडे ने फिर हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगी। रोहन की नजर जमीन पर मरे पड़े अपने दादाजी पर गई और फिर गुस्से से उसने गुंडे के पेट पर इतनी जोर से पंच मारा कि उसके मुंह से ढेर सारा खून निकला और वो मर गया। कुछ देर बाद रोहन का गुस्सा शांत हुआ और वो दादाजी की लाश के पास बैठकर रोने लगा। दादाजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं क्या करूंगा? पूरी दुनिया में एक आप ही तो थे जो मेरा ख्याल रखते थे, मुझसे प्यार से बात करते थे। आपके बिना मेरा क्या अस्तित्व है? अब मेरे जीने का भी क्या मकसद है? इतना कहकर रोहन रोते रोते दादाजी की लाश के पास ही सो गया। अगली सुबह रोहन के घर के बाहर भीड़ लग गई। रोहन दादाजी की लाश के पास उदास होकर बैठा था। तभी लगभग 50 साल का एक मैरिड कपल रोते हुए अंदर आया। बाबूजी, बाबूजी, आप यूं अचानक कैसे चले गए? तुलसी नाम की महिला ने दादाजी के चरणों से लिपटकर कहा, हाँ बाबूजी, हम आपसे आखिरी बार मिल भी नहीं सके। मोहन नाम का शख्स रोते हुए बोला। तुलसी और मोहन दादाजी के वफादार नौकर हुआ करते थे, लेकिन दादाजी के बिजनेस लॉस के बाद उन्हें मजबूरी में दूसरे घर काम करने जाना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद उनके दादाजी और रोहन से घर जैसे रिश्ते थे। रोहन बेटा, तुम ठीक हो ना? तुलसी ने रोहन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उदास होकर बैठा रहा। रोहन बेटा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मोहन ने रोहन को दिलासा देते हुए कहा। लेकिन इस पर भी रोहन ने कोई रिएक्ट नहीं किया। शाम को दादाजी का
अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रोहन दादाजी की चिता को आग लगाने आगे बढ़ा, लेकिन ऐसा करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। बेटा, तुम्हें यह करना ही होगा, मोहन ने रोहन के कांपते हुए हाथ को पकड़कर कहा। फाइनली रोहन ने दादाजी की चिता को आग लगा दी। कुछ दिन और बीत गए। दादाजी की मौत के बाद से रोहन ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला था। वो बस गुमसुम और चुपचाप रहता था। दादाजी की 13वीं पर रोहन अपने कमरे में उदास बैठा था। उसके हाथ में दादाजी की तस्वीर थी, जिसे वो बड़े प्यार से देख रहा था। तभी तुलसी खाने की थाली लेकर अंदर आई और रोहन के सिर को प्यार से सहलाते हुए बोली, बेटा, कब तक यूं ही उदास बैठे रहोगे? तुम ना किसी से कुछ बोल रहे हो और ना ही ठीक से खा पी रहे हो। चलो कुछ तो खा लो। रोहन ने इस बार भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो बस दादाजी की तस्वीर को निहारते रहा। रोहन की यह हालत देख तुलसी को उस पर बहुत दया आई। वो उदास हो गई। फिर उसने आंख बंद कर कुछ सोचा और गहरी सांस लेते हुए बोली, रोहन बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने जा रही हूं जिससे तुम अब तक अनजान थे। तुम्हारे दादाजी इस दुनिया में नहीं हैं और किसी को तो तुम्हें सच्चाई बतानी ही होगी। दरअसल दादाजी को तुम एक आइलैंड पर मिले थे। क्या? आप ये क्या कह रही हैं? फाइनली रोहन ने इतने दिनों में पहली बार कुछ बोला। तुलसी ने रोहन का हाथ अपने हाथ पर रखा और कहा, हाँ रोहन, यही सच्चाई है। तुम जब 2 साल के थे तब दादाजी को एक आइलैंड पर मिले थे। तुम कौन हो, कहां से हो, तुम्हारे माँ बाप कौन हैं, हमें नहीं पता। लेकिन उस आइलैंड पर दादाजी को एक टूटी शिप मिली थी। शायद तुम उसी से आए थे। शिप पर सिंगापुर लिखा हुआ था, तो शायद तुम्हारी जड़ें सिंगापुर से जुड़ी हैं। सिंगापुर? तो क्या मैं सिंगापुर से आया हूं? और मेरे मम्मी पापा, उनका क्या? क्या वो अभी भी सिंगापुर में होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं उस शिप के टूटने के साथ उनकी भी मौत हो गई? रोहन के मन में एक साथ कई सवाल घूमने लगे। मैं नहीं जानती रोहन बेटा, दादाजी ने मुझे जितना बताया था उतना ही मैं तुम्हें बता रही हूँ। और हाँ, एक लॉकेट भी है जो दादाजी को तुम्हारे पास मिला था। तुलसी ने ब्लू स्टोन वाला लॉकेट रोहन के हाथ में देते हुए कहा। इस लॉकेट पर लगा स्टोन बेहद यूनिक था। रोहन ने आज से पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। वो इसे एक पल के लिए देखता रह गया और फिर बोला, लेकिन दादाजी ने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? इतने सालों तक इतना बड़ा राज छुपा कर रखा, आखिर क्यों? इस पर तुलसी बोली, दादाजी नहीं चाहते थे कि तुम खुद को पराया फील करो। वो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे, तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो ये सब बातें कर तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहते थे। रोहन ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। इस दौरान उसके दिमाग में सिंगापुर शब्द बार बार घूम रहा था। तभी उसे अचानक याद आया कि दादाजी को जो गुंडे मारने आए थे वो भी कह रहे थे कि उनका बॉस सिंगापुर में रहता है। उसके कहने पर ही उन्होंने दादाजी को मारा। ये सब सोचते हुए रोहन ने दादाजी की तस्वीर की ओर देखा और खुद से कहा, लगता है मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब सिंगापुर में ही मिलेंगे। मैं सिंगापुर जाऊंगा, अपने मम्मी पापा को ढूंढूंगा, दादाजी की मौत का बदला भी लूंगा। 3 साल और बीत गए। अब रोहन 18 साल का हो गया। इन 3 सालों में उसने छोटे मोटे काम कर कुछ पैसे जमा किए ताकि सिंगापुर का टिकट खरीद सके। आज वो दिन है जब रोहन फ्लाइट से सिंगापुर पहुंचा है। लेकिन सिंगापुर में उसे कहां जाना है, कैसे अपने माँ बाप और दादाजी के कातिल को ढूंढना है, इसका उसके पास कोई क्लू नहीं है। पर फिलहाल तो रोहन के पेट में चूहे कूद रहे हैं और खाने की तलाश में वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाता है। रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। काउंटर पर उसे एक 60 साल का बूढ़ा आदमी नजर आता है, जिसे देखते ही उसके मुंह से निकल पड़ता है, दादाजी। लेकिन जब वह बूढ़ा आदमी पलटता है तो कोई और निकलता है। हालांकि वो काफी हद तक रोहन को उसके दादाजी की याद दिलाता है। क्या खाओगे यंग मैन? उस बूढ़े आदमी ने रोहन से पूछा। जो भी आपके यहाँ सबसे सस्ता हो, रोहन ने जवाब दिया। सबसे सस्ता तो ये बर्गर है जो $3 का है, बूढ़े आदमी ने कहा।
ये सुन रोहन अपनी जेब से पर्स निकालकर देखने लगा, लेकिन उसमें उसे सिर्फ $1 मिले। उसने अपनी सारी सेविंग्स सिंगापुर के टिकट पर खर्च कर दी थी, इसलिए उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। पर्स में $1 देख रोहन वहां से जाने लगा। रुको, कहाँ जा रहे हो? पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे रेस्टोरेंट से कोई भूखा नहीं जाता है। तुम्हें जितना खाना है, जो खाना है खा लो, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुन रोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस बूढ़े आदमी के बोलने का अंदाज उसे अपने दादाजी की याद दिला रहा था। उसने धन्यवाद कहते हुए अपनी पसंद का खाना लिया और टेबल पर जाकर खाने लगा। तभी अचानक वहां कुछ गुंडे आए और उस बूढ़े आदमी को पकड़कर धमकाने लगे। साले बुड्ढे, तुझे बोला था ना इस रेस्टोरेंट का किराया टाइम पर दे देना। पूरे 3 महीने का रेंट तूने नहीं दिया है। लगता है आज तेरा ये रेस्टोरेंट बंद करना ही पड़ेगा। ये कहकर गुंडे रेस्टोरेंट में रखा सामान बाहर फेंकने लगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, मैं सारा किराया दे दूंगा। मेरा पोता बीमार हो गया है, इसीलिए उसके इलाज में सारे पैसे चले गए। बस मुझे थोड़ा और टाइम दे दो, बूढ़े आदमी ने विनती करते हुए कहा। देखो कौन टाइम की बात कर रहा है, जिसके दोनों पैर कब्र में लटके हैं। चल भाग यहाँ से। ये कहकर गुंडे ने बूढ़े आदमी को दूर फेंक दिया। इससे उसका सिर टेबल से टकराया और उससे खून बहने लगा। जब रोहन ने ये नजारा देखा तो उसे अपने दादाजी की याद आ गई। कैसे गुंडे उन्हें भी परेशान करते थे और फिर उनकी जान चली गई। रोहन अचानक अपनी कुर्सी से उठा और महज 10 सेकंड में सभी गुंडों को पंच मारकर बेहोश कर दिया। उसकी बिजली से तेज रफ्तार देख जमीन पर घायल पड़ा बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। रोहन ने बूढ़े आदमी को उठाया और उसका खून पोंछते हुए कहा, टेंशन मत लीजिए, अब आपको कोई तंग नहीं करेगा। इतना कहकर रोहन वहां से जाने लगा। सुनो बेटा, बूढ़े आदमी ने उसे रोका। तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। मेरे दोस्त की एक सिक्योरिटी कंपनी है, तुम चाहो तो मैं वहां तुम्हारी जॉब लगवा सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, शायद इसी बहाने तुम्हारा एहसान चुका सकूं। ये सुन रोहन ने कुछ देर इस बारे में सोचा। उसने इस जॉब ऑफर के लिए हाँ बोल दिया। अगले दिन से ही रोहन ने रॉयल प्रोटेक्टर्स नाम की सिक्योरिटी कंपनी ज्वाइन कर ली। यहाँ उसकी मेहनत और ताकत ने उसे कुछ ही महीनों में रॉयल प्रोटेक्टर्स का टॉप का बॉडीगार्ड बना दिया। दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा हो, कितनी भी बड़ी तादाद में हो, रोहन उसे कुछ ही मिनटों में ठिकाने लगा देता था। सिंगापुर में जब भी किसी को पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए होती तो रोहन सबसे ज्यादा डिमांड में रहता, क्योंकि वो जानते थे कि रोहन जब तक उनके साथ खड़ा है कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। रोहन इसी तरह सिक्योरिटी की दुनिया में नाम कमाता गया और धीरे धीरे 2 साल बीत गए। अब 20 साल के रोहन ने सिंगापुर में अपनी खुद की एक सिक्योरिटी कंपनी खोल ली। उसने कंपनी को नाम दिया द अल्टीमेट प्रोटेक्टर। रोहन की ये सिक्योरिटी कंपनी ज्यादातर सिंगापुर के टॉप क्लास और हाई प्रोफाइल के लोगों को प्रोटेक्ट करती थी। इसके चार्जेस भी काफी हाई होते हैं, जिसके चलते रोहन की गिनती सिंगापुर के सबसे अमीर लोगों में होने लगी। रोहन की जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। महज 2 सालों में उसके पास पैसा और शोहरत सब कुछ आ गया था, लेकिन इसके बावजूद उसका मन हमेशा बेचैन रहता था, क्योंकि उसकी लाइफ का मकसद अभी भी अधूरा था। वो अभी भी खुद की रियल आइडेंटिटी तलाश रहा था। उसके माँ बाप कौन थे, इसे लेकर उसे अभी भी कोई सुराग नहीं मिला था। और उसके दादाजी, वो उनकी मौत का बदला भी लेना चाहता था, लेकिन जिसने उन्हें मरवाया था उसका भी कोई क्लू रोहन के पास नहीं था। एक दिन वो इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि उसके फोन पर एक कॉल आया। हेलो, द अल्टीमेट प्रोटेक्टर, बोलिए मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूं? रोहन ने कहा। इस पर कॉल पर मौजूद शख्स बोला, मैं सिंगापुर के फेमस बिजनेसमैन गिरीश आहूजा का असिस्टेंट बोल रहा हूं। हमारे बॉस को सिंगापुर के टॉप बॉडीगार्ड की तलाश है और सुना है कि आपकी कंपनी बेस्ट से भी बेस्ट है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। हमारे रहते दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, रोहन ने प्राउडली कहा। ठीक है, तो कल आप हमारे ऑफिस में अपना बेस्ट मैन भेज दीजिए। मैं आपको एड्रेस मैसेज कर रहा हूं, कॉल पर मौजूद शख्स ने बोला। कुछ मिनट बाद रोहन के मोबाइल पर एड्रेस आ गया।
लेकिन रोहन ने जैसे ही इस एड्रेस को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अचानक कुछ याद आया। आहूजा कॉरपोरेशन, रोहन ने खुद से कहा। उसने तुरंत अपने लॉकर में रखे कुछ पेपर्स निकाले। ये पेपर्स उसके दादाजी के कामकाज से जुड़े थे। इस पेपर पर भी सेम वही एड्रेस था जो कॉल पर मौजूद शख्स ने रोहन को मैसेज किया था। वो खुद से बोला, ये एड्रेस, ये तो उसी आदमी का है जिसका कर्जा दादाजी को चुकाना था। और वो गुंडे, जब वो दादाजी को मारने आए थे तो वो भी किसी आहूजा की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि उनका बॉस सिंगापुर में रहता है। कहीं ये वही आहूजा तो नहीं जिसने मेरे दादाजी को मरवाया? लगता है अब मुझे खुद वहां बॉडीगार्ड बनकर जाना होगा। आखिर कौन है ये आहूजा? क्या इसी ने रोहन के दादाजी को मरवाया? क्या रोहन वहां जाकर अपना बदला ले पाएगा या फिर उसे कोई नया राज पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए। रोहन के पास आहूजा कॉरपोरेशन से सिक्योरिटी सर्विस के लिए कॉल आया था। वैसे तो रोहन द अल्टीमेट प्रोटेक्टर का मालिक होने के नाते खुद बॉडीगार्ड बनकर कभी नहीं जाता है, लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग थी। उसे शक है कि ये वही आहूजा है जिसने उसके दादाजी को मरवाया था। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए वो खुद बॉडीगार्ड बनकर आहूजा कॉरपोरेशन जाता है ताकि अंडरकवर रहकर कई अनसुलझे राजों को सुलझा सके। आहूजा कॉरपोरेशन सिंगापुर के सबसे महंगे इलाके में मौजूद है। ये वो इलाका है जहां शहर के सबसे अमीर लोग रहते हैं। यहाँ की 1 इंच की जमीन की कीमत ही करोड़ों में होती है। आहूजा कॉरपोरेशन इसी इलाके की 50 मंजिला आलीशान बिल्डिंग में बना है। रोहन जैसे ही इस बिल्डिंग के गेट पर आया, उसे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोक लिया और पूछा, रुको, कहां जाना है? किससे काम है? मैं द अल्टीमेट प्रोटेक्टर से आया हूं। आहूजा कॉरपोरेशन का कॉल आया था, उन्हें बॉडीगार्ड चाहिए, रोहन ने कहा। ये सुन सिक्योरिटी गार्ड ने रोहन को वेटिंग रूम में बैठा दिया और फोन पर किसी से कुछ कहने लगा। कुछ देर बाद 2 और सिक्योरिटी गार्ड आए। उन्होंने ऊपर से नीचे तक रोहन की तलाशी ली और बोले, सब ठीक है, चलो हमारे साथ। फिर वो दोनों रोहन को लिफ्ट में ले गए और 50वीं मंजिल का बटन दबा दिया। तो ये आहूजा कॉरपोरेशन आखिर करता क्या है? रोहन ने जानकारी निकालने के लिए सिक्योरिटी गार्ड से कैजुअली पूछा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे इग्नोर किया और कोई जवाब नहीं दिया। अरे बताओ भी यार, अभी तो 50वीं मंजिल बहुत दूर है, मैं बोर हो रहा हूं। रोहन जोर देकर बोला, चुपचाप खड़े रहो, तुम यहां जिस काम के लिए आए हो उस पर ध्यान दो, एक सिक्योरिटी गार्ड रूड टोन में बोला। जल्द ही लिफ्ट 50वीं मंजिल पर पहुंच गई। दोनों गार्ड ने रोहन को एक वेटिंग एरिया में बैठाया। रोहन की नजर सामने डेस्क पर बैठी एक बेहद खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट पर पड़ी। करीब 20 साल की इस रिसेप्शनिस्ट को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सुपर मॉडल हो। और कितना टाइम लगेगा? रोहन ने लैपटॉप पर काम कर रही रिसेप्शनिस्ट से पूछा। अभी मिस्टर आहूजा बिजी हैं, जब फ्री होंगे आपको बुला लेंगे। रिसेप्शनिस्ट ने बिना रोहन की तरफ देखे जवाब दिया और अपने लैपटॉप में काम करती रही। आधा घंटा बीत गया। रोहन और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो आहूजा कॉरपोरेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालना चाहता था। वो अपने सोफे से उठा और रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर बोला, आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, आपकी जो लिपस्टिक है वो आपके ऊपर काफी जच रही है। सोच रहा हूं अपनी गर्लफ्रेंड को भी यही गिफ्ट करूं। कौन सा ब्रांड है? ये सुन रिसेप्शनिस्ट पहले शर्माई और फिर खुश होकर बोली, शुक्र है किसी ने तो नोटिस किया, ये सिंगापुर के टॉप ब्रांड ग्लो एंड शाइन की लिपस्टिक है। एक लिपस्टिक ही 50,000 की आती है। वाओ, 50,000! लगता है आहूजा कॉरपोरेशन आपको काफी तगड़ी सैलरी दे रहा है। रोहन ने कहा, यस, इंडस्ट्री में बेस्ट। रिसेप्शनिस्ट बोली, वैसे ये आहूजा कॉरपोरेशन करता क्या है? रोहन ने पूछा। आहूजा कॉरपोरेशन के कई मल्टी बिजनेसेस हैं, रियल एस्टेट, वेपन प्रोडक्शन, फाइनेंस, शिपिंग कंपनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट? फिर तो आप लोग अपने कंसाइनमेंट मुंबई भी शिफ्ट करते होंगे। रोहन ने और जानकारी निकालनी चाहिए, लेकिन तभी रिसेप्शनिस्ट का फोन बजा। जी सर, ओके सर, रिसेप्शनिस्ट ने फोन पर जवाब दिया। फिर रोहन से बोली, आप अंदर जा सकते हैं, मिस्टर आहूजा अब आपसे मिलेंगे। ये सुन रोहन आहूजा के प्राइवेट केबिन में जाने लगा।
इस केबिन के गेट पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था गिरीश आहूजा। रोहन ने जैसे ही केबिन का दरवाजा खोला तो देखा कि पूरा रूम धुएं से भरा हुआ है। टेबल और सोफे पर कुछ एशट्रे रखी हैं जिसमें कई जली हुई सिगार के टुकड़े पड़े हैं। रोहन धीरे धीरे कमरे को निहारते हुए अंदर गया और सोफे के पास खड़ा हो गया। बैठ जाओ। रोहन को पीछे से आवाज आई। जब वो पलटा तो उसने देखा कि एक 55 साल का मोटा आदमी हाथ में सिगार लिए खड़ा है। सूट बूट पहने इस शख्स का पेट कुछ ज्यादा ही बाहर आ रहा था। उसके गले में डायमंड के लॉकेट वाली एक मोटी सोने की चेन थी। वहीं हाथ में भी सोने का ब्रेसलेट और महंगी घड़ी चमक रही थी। मिस्टर आहूजा? रोहन ने पूछा। यस, आई एम मिस्टर आहूजा। कोई शक? इतना कहकर आहूजा जोर जोर से हंसने लगा। आहूजा अपनी सिगार लेकर सोफे पर बैठ गया। उसने रोहन को भी अपने सामने रखे सोफे पर बैठने का इशारा किया। आहूजा ने अपनी आधी जल चुकी सिगार को एस्ट्रे में डाला और दूसरी सिगार जलाते हुए रोहन को भी एक सिगार ऑफर की। पियोगे? नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं करता, रोहन ने जवाब दिया। गुड, मेरी बेटी को भी स्मोकिंग करने वाले पसंद नहीं। आहूजा की ये बात सुन रोहन थोड़ा कंफ्यूज हुआ। वो सीधा पॉइंट पर आया और बोला, तो बताइए सर, कब से प्रोटेक्ट करना है आपको? ये सुन आहूजा जोर जोर से हंसने लगा। मैं सिंगापुर की सबसे सिक्योर बिल्डिंग में रहता हूं। 24 घंटे कई गार्ड्स यहां तैनात रहते हैं। मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, आहूजा ने कहा। यह सुनकर रोहन थोड़ा कंफ्यूज हुआ क्योंकि वो तो आहूजा का बॉडीगार्ड बनकर उस पर नजर रखने आया था। तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? रोहन ने पूछा। आहूजा ने सिगार का एक गहरा कश लिया और सीरियस होकर बोला, मेरी बेटी, उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। मेरे कुछ दुश्मन हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन अब उनकी नजर मेरे परिवार पर भी है और मेरी इकलौती बेटी ही मेरा पूरा परिवार है। मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकता। इसलिए मुझे सिंगापुर का बेस्ट बॉडीगार्ड चाहिए था और इसलिए ही तुम यहां पर हो। आहूजा की ये बात सुनकर रोहन गहरी सोच में पड़ गया। वो यहां आहूजा के लालच में आया था, लेकिन अब उसकी बेटी बीच में आ गई। आहूजा के दुश्मनों की बात सुनकर रोहन को शक हुआ कि आहूजा जरूर कुछ इल्लीगल काम करता होगा। उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। यदि उसे आहूजा के बारे में और इंफॉर्मेशन निकालनी है तो उसे उसकी बेटी को प्रोटेक्ट करना ही होगा। शायद वो उसकी बेटी से ही कुछ काम की जानकारी निकलवा ले। रोहन ये सब सोच ही रहा था कि आहूजा बोल पड़ा। किस सोच में डूब गए यंग मैन? कुछ नहीं सर, आप बताइए कब से काम शुरू करना है? रोहन ने कहा। अभी से। मेरे दुश्मनों का कोई भरोसा नहीं, इसलिए तुम फौरन मेरी बेटी के पास जाओ, उसे प्रोटेक्ट करो। 24 घंटे उसके साथ साए की तरह रहो। मेरी असिस्टेंट तुम्हें एड्रेस दे देगी। इतना कहकर आहूजा अपने मोबाइल में बिजी हो गया। रोहन जैसे ही आहूजा के केबिन से बाहर निकला, रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक कार्ड दिया जिस पर आहूजा की बेटी का नाम और एड्रेस लिखा था, रिया आहूजा। रोहन ने कार्ड पर लिखा नाम पढ़ते हुए कहा। शाम को रोहन रिया के आलीशान बंगले में पहुंचता है। ये बंगला दिखने में बहुत खूबसूरत और बड़ा है। मेन गेट पर गार्ड से चेकिंग करवाने के बाद रोहन बंगले के अंदर घुसता है। रोहन को यहाँ एक बड़ा सा गार्डन और स्विमिंग पूल भी दिखता है। तभी रोहन की नजर पेड़ पौधों की छटाई कर रहे एक 65 साल के बूढ़े आदमी पर पड़ती है। दद्दू, रिया मेम साहब अंदर मिलेंगे क्या? रोहन ने कहा। बूढ़े आदमी ने रोहन को ऊपर से नीचे तक एक पल के लिए देखा और बिना कुछ कहे फिर से पौधों की छटाई में लग गया। रोहन को यह बड़ा अजीब लगा। कहिए, आपको क्या काम है? एक 35 साल की महिला ने पीछे से आवाज लगाई। जी, मुझे मिस्टर आहूजा ने भेजा है। मैं आज से उनका बॉडीगार्ड हूं, रोहन ने कहा। ठीक है, मेरे पीछे आइए, महिला ने कहा। महिला रोहन को बंगले के अंदर ले गई और हॉल में रखे बड़े से सोफे पर बैठा दिया। फिर महिला हॉल से लगे हुए एक कमरे में चली गई। रोहन हॉल में बैठे हुए वहां की खूबसूरत इंटीरियर को निहार रहा था। तभी
उसे कमरे से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आई। क्या बॉडीगार्ड? वो भी 24 घंटे के लिए? दिमाग खराब हो गया है क्या बुढ़े का? मेरी अपनी कोई प्राइवेसी है या नहीं? कब तक वो मेरी लाइफ कंट्रोल करेगा? आई हेट हिम। इतना कहते हुए एक लड़की गुस्से से तिलमिलाते हुए कमरे से बाहर आई और बोली, कहाँ है वो बॉडीगार्ड का बच्चा? फिर अचानक उसकी नजर सोफे पर बैठे रोहन पर पड़ी। उसने रोहन को एक पल के लिए ऊपर से नीचे तक घूर के देखा और फिर बोली, तो तुमको मेरे बाप ने भेजा है? ये लड़की गिरीश आहूजा की बेटी रिया थी। रिया 19 साल की बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी स्किन दूध सी सफेद थी। उसके काले स्ट्रेट बाल कंधे तक आ रहे थे। उसने डेनिम का ब्लू शॉर्ट और रेड कलर का क्रॉप टॉप पहना था। वो पहले ही लगभग 6 फुट की थी, लेकिन फिर भी उसने पैरों में हाई सैंडल पहन रखी थी। इससे वो बेहद लंबी, स्लिम और अट्रैक्टिव लग रही थी। वो इतनी अच्छी लग रही थी कि रोहन भी एक पल के लिए उसमें खो गया। घूर क्या रहे हो? तुमसे बात कर रही हूं। क्या तुमको मेरे बाप ने भेजा है? रिया ने रोहन से गुस्से में कहा। यस, आई एम रोहन और आज से मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं। रोहन ने हैंडशेक के लिए रिया की ओर हाथ बढ़ाया। ठीक है, अभी से इतने फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। रिया ने बिना हाथ मिलाए रूडली कहा। मालती, इसे रामू काका के बगल वाला कमरा दे दो। रिया ने अपनी नौकरानी से कहा। जी मेम साहब। नौकरानी ने हां में सिर हिलाया। चलिए मेरे साथ, नौकरानी ने रोहन से कहा। रोहन ने जाते जाते एक बार रिया को देखा और नौकरानी के साथ चला गया। नौकरानी रोहन को बेसमेंट में मौजूद एक छोटे से कमरे में ले गई। ये कमरा इतना छोटा था कि शुरू होते ही खत्म हो जाता था। कमरे में बस एक बिस्तर और पंखे के अलावा कुछ नहीं था। रोहन के घर सर्वेंट के कमरे भी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होते थे, लेकिन यहां उसे एक छोटे से कमरे में अगले कई दिन काटने थे। लेकिन रोहन के लिए अभी अपनी लग्जरी लाइफ से ज्यादा अपना मकसद पूरा करना जरूरी था और अभी वो उसके बहुत करीब है। इसलिए वो रिया की बदतमीजी से लेकर नौकरों के कमरे में रहने तक सब कुछ सहन करने को तैयार था। रोहन उस छोटे से कमरे के छोटे से बेड पर लेट गया। उसके दिमाग में आहूजा, रिया, दादाजी समेत कई चीजें चल रही थी। ये सोचते सोचते जल्द उसकी आंख लग गई। अगले दिन रोहन सुबह 6 बजे ही उठ गया और 7 बजे तक रेडी होकर रिया के कमरे के बाहर खड़े होकर वेट करने लगा। करीब 8:30 बजे रिया कमरे से बाहर आई। इस बार वो कल के पार्टी लुक की बजाय प्रोफेशनल लुक में दिखी। उसने ग्रे रंग का कोट पैंट पहना था। इसमें वो काफी स्मार्ट लग रही थी। रूम से बाहर निकलते ही वो रोहन को सामने बैठा देख चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोहन उसे यहां इस समय मिलेगा। गुड मॉर्निंग मिस रिया, रोहन ने कहा। रिया ने रोहन की तरफ चिढ़कर देखा और उसे इग्नोर करते हुए जल्दबाजी में बाहर जाने लगी। रोहन भी उसके पीछे चल पड़ा। बाहर निकलते ही रिया ने अपनी ऑडी कार का गेट खोला और ड्राइवर सीट पर बैठ गई। वो गाड़ी स्टार्ट करने ही वाली थी कि रोहन भी कार की दूसरी तरफ का गेट खोलकर रिया के बगल वाली सीट पर बैठ गया। तुम कहां घुसे चले आ रहे हो? रिया ने गुस्से से कहा। जहां जहां आप जाएंगी वहां वहां मैं आऊंगा। रिमेंबर आई एम योर बॉडीगार्ड, रोहन ने कहा। बॉडीगार्ड हो, बॉयफ्रेंड नहीं। जाओ पिछली सीट पर बैठो, रिया ने चिढ़कर कहा। सॉरी बट ये पॉसिबल नहीं है। आपकी सेफ्टी के लिए मुझे जितना हो सके आपके करीब रहना होगा। इनफैक्ट आई विल सजेस्ट कि आप मुझे ड्राइव करने दें। इस तरह मैं आपको और अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, रोहन ने जवाब दिया। नो थैंक्स, मैं अपनी कार खुद ड्राइव करना पसंद करती हूं। इतना कहकर रिया ने कार स्टार्ट कर दी और सड़क पर फुल स्पीड से ड्राइव करने लगी। गाड़ी थोड़ी स्लो चलाइए मिस रिया, रोहन ने कहा। क्यों, डर लग रहा है? रिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा और रफ्तार बढ़ा दी। बात डर की नहीं, सेफ्टी की है। इस इलाके में हाई स्पीड पर ड्राइव करना सेफ नहीं है, एक्सीडेंट हो सकता है, रोहन बोला। मैं मरने से नहीं डरती। तुम डरते हो तो मैं कार रोक देती हूं, उधर जाओ, रिया ने कहा। वैसे हम जा कहां रहे हैं? रोहन ने माहौल को ठंडा करने के लिए टॉपिक चेंज किया।
तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, जासूस नहीं। जब पहुंचेंगे तब पता चल जाएगा। मेरी पर्सनल लाइफ में ज्यादा घुसने की कोशिश मत करो। रिया ने गुस्से से कहा। मिस रिया, आई डोंट केयर अबाउट योर पर्सनल लाइफ, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए मेरा यह जानना जरूरी है कि आप कहां जा रही हैं, किससे मिल रही हैं और क्या कर रही हैं। रोहन ने कहा। यह सुन रिया को और गुस्सा आया। उसने कार की स्टीयरिंग पर जोर से मारा और बोली, आई डोंट बिलीव इट। मेरे बाप ने मेरे प्राइवेसी की बैंड बजा दी। आखिर क्या जरूरत थी उन्हें मेरे पीछे बॉडीगार्ड लगाने की? आपके पापा कह रहे थे कि कुछ दुश्मन उनके पीछे पड़े हैं, उनसे आपको भी खतरा हो सकता है। क्या आप जानती हैं कौन है आपके पापा के दुश्मन? रोहन ने रिया से बातों बातों में इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए। रिया कुछ बोलती उसके पहले अचानक से एक कार तेजी से आई और रिया की कार को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार 2 बार पलटी और कुछ दूरी पर खड़े एक पेड़ से टकराकर रुक गई। कौन था वो जिसने रिया की कार को टक्कर मारी? क्या इस एक्सीडेंट में रिया और रोहन मर जाएंगे या फिर कोई नया राज सामने आएगा? जानने के लिए सुनते। रिया और रोहन की कार को एक दूसरी कार ने टक्कर मार दी थी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार 2 बार पलटी खाकर सीधी हुई और कुछ दूर पर खड़े एक पेड़ से टकराकर रुक गई। सौभाग्य से रिया या रोहन किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन इस टक्कर ने रिया का दिमाग खराब कर दिया। वो गुस्से से तिलमिलाती हुई कार से निकली। उसने देखा कि कार को काफी नुकसान हुआ है। उसके इंजन से धुआं निकल रहा है और एक टायर भी पंक्चर हो गया है। ये देख उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो तेजी से उस कार के पास गई जिसने उसकी कार को टक्कर मारी थी। अंधा है क्या? देखकर नहीं चल सकते? मेरी फेवरेट कार को तूने भंगार बना दिया। रिया ने कार में बैठे शख्स पर बरसते हुए कहा। तभी कार में से सूट बूट पहना एक हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर टाइप शख्स बाहर आया। उसने रिया को घूर कर देखा और कहा, अंधी तो तू है जो तुझे इतनी बड़ी कार भी दिखाई नहीं दी, और वैसे भी तेरी कार की स्पीड बहुत तेज थी। एक्सीडेंट तो होना ही था, और ये देख मेरी कार की हेडलाइट भी टूट गई है। इसकी भरपाई कौन करेगा? लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तेरी तो। ये कहकर रिया ने उस शख्स को धक्का दिया। रिया की इस हरकत से वो शख्स गुस्से से आग बबूला हो गया। बहुत तेज चल रही है तू, रुक तुझे बताता हूं। इतना कहकर शख्स ने अपने पॉकेट से बंदूक निकाल ली और रिया के ऊपर तान दी। ये देख रिया डर गई। फिर शख्स ने बंदूक रिया के माथे पर चिपका दी। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि उसे आवाज आई, बंदूक नीचे रख दो वरना अंजाम बुरा होगा। अबे कौन है तू जो रॉकी भाई को धमकी दे रहा है? इतना कहकर शख्स बंदूक लेकर जैसे ही पलटा तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसके हाथ में रखी बंदूक डर के मारे जमीन पर गिर गई। वो डरते हुए बोला, रोहन सर आप? सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये लड़की आपके साथ है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रोहन के सामने आते ही शेर की तरह दहाड़ मारता शख्स गीदड़ बन गया। ये देख रिया कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि रोहन को देख इस आदमी की हालत पतली कैसे हो गई। रोहन जैसे ही उस आदमी के करीब आया, उसने रोहन के पैर पकड़ लिए। रोहन सर, गलती हो गई, मैं ही रफ ड्राइव कर रहा था। आपकी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। उस आदमी का ये बदला रूप देख रिया फिर से चौंक गई। अभी कुछ देर पहले तो ये नुकसान के पैसे मांग रहा था, लेकिन अब रोहन को देख खुद पैसे देने की बात कर रहा है। रोहन ने पैर में पड़े उस आदमी को उठाया और कहा, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। तुम उठो और जाओ यहां से। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं, मुझे लेट हो रहा है, अब हम कैसे जाएंगे? रिया ने रोहन को फटकार लगाते हुए कहा। आप हमारी गाड़ी ले जाइए रोहन सर, उस आदमी ने गाड़ी की चाबी देते हुए कहा। यह देख रिया को एक और झटका लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये मामूली सा बॉडीगार्ड आखिर चीज क्या है जो ये आदमी उससे इतना डर रहा है। रिया को लेट हो रहा था, इसलिए उसने फौरन उस आदमी से गाड़ी की चाबी ले ली। लेकिन रोहन ने उसी समय रिया के हाथ से चाबी छीन ली और बोला, इस बार मैं ड्राइव करूंगा। ओके, बट जल्दी करो, मैं पहले ही बहुत लेट हो गई हूं। इतना कहकर रिया ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठ गई
और गुस्से से कार का दरवाजा बंद कर दिया। रोहन भी ड्राइवर सीट पर बैठा और कार ड्राइव करने लगा। अब तो बता दो हमें जाना कहाँ है, रोहन ने कहा। पहले तुम बताओ, वो आदमी तुम्हें देख इतना डर क्यों रहा था, रिया ने पूछा। इस मैटर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, रोहन ने जवाब दिया। खुद तो मेरे बारे में खोद खोद कर सब पूछते हो, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताते, रिया ने चिढ़कर कहा। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं, तुम मेरी बॉडीगार्ड नहीं। मेरा सब कुछ जानना जरूरी है, रोहन ने कहा। यह सुन रिया और भी चिढ़ गई। उसने अपनी दोनों मुट्ठियों को कसकर दबाया और अपने गुस्से को कंट्रोल किया। फिर गहरी सांस लेकर बोली, ओके लिसन, अब मैं तुम्हारे साथ फंस गई हूं और हमें अगले कई दिन तक साथ रहना है, तो मेरे कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने होंगे। ठीक है, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूं, लेकिन किस रूल को फॉलो करना है और किसे नहीं, इसका फाइनल डिसीजन मैं लूंगा, रोहन ने कहा। यह सुन रिया ने भौहें सिकोड़ते हुए मुंह बनाया और बोली, पहला रूल, मैं कहां जाती हूं, क्या करती हूं, किससे मिलती हूं, इसकी जानकारी तुम मेरे बाप को नहीं दोगे। मेरी अपनी एक प्राइवेट लाइफ है और तुम मेरी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करोगे। ठीक है, बट यदि तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंसी या तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ तो मुझे मिस्टर आहूजा को बताना होगा, रोहन ने कहा। दूसरा रूल, मैं तुम्हें जो ऑर्डर दूं वो तुम्हें फॉलो करना होगा, रिया ने कहा। अगेन, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा ऑर्डर क्या है। एज लॉन्ग एज तुम्हारे ऑर्डर से तुम्हें या किसी दूसरे को कोई मेजर नुकसान नहीं पहुंचता, मैं उसे फॉलो करूंगा, रोहन ने कहा। रिया ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा। तीसरा रूल, तुम जो 24 घंटे मुझसे फेविकॉल की तरह चिपके रहते हो ना, ये बंद करो। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, वरना लोग समझेंगे तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं बॉयफ्रेंड हो। मेरा डिस्टेंस आपकी लोकेशन और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जब मुझे लगेगा कि आप सेफ हैं तो मैं दूर रहूंगा, और जब खतरा महसूस होगा तो मैं पास आ जाऊंगा, लेकिन तुम ज्यादा देर तक मेरी नजरों से गायब नहीं हो सकती। मुझे तुम्हारे पल पल की अपडेट चाहिए। रोहन की ये बात सुन रिया ने डिसअपॉइंटमेंट में अपना सिर हिलाया, जैसे इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे अपना फोन दो, रिया ने कहा। क्यों, रोहन बोला। अरे दो तो, रिया ने जोर दिया। रोहन ने अपना फोन रिया को दे दिया। रिया ने उसमें कुछ टाइप किया और फोन रोहन को देकर बोली, मैंने इसमें अपना नंबर सेव कर दिया है। जब भी तुम्हें कोई अपडेट चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर देना, लेकिन भगवान के लिए मेरी प्राइवेट लाइफ में ज्यादा मत घुसना। ठीक है, लेकिन मुझे 15 मिनट के अंदर मैसेज का रिप्लाई नहीं मिला तो मुझे आपके पास चेक करने आना ही होगा, रोहन ने कहा। रोहन की बातें सुन रिया थक गई और बोली, ओके ओके, तुमसे आर्ग्यूमेंट करना मतलब अपना सिर दीवार में पीटना। अब गाड़ी थोड़ी तेज चलाओगे, मैं बहुत लेट हो गई हूं। इस बार रोहन ने रिया के कहने पर थोड़ी स्पीड बढ़ा दी और हवा से बातें करने लगा। कुछ देर बाद कार एक 3 मंजिला बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। ग्लो एंड शाइन तो आहूजा कॉरपोरेशन ब्यूटी एंड फैशन इंडस्ट्री में भी है। रोहन ने बिल्डिंग पर लगे बड़े से बोर्ड को देखकर पूछा, आहूजा कॉरपोरेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा खुद का फैशन ब्रांड है जो मैंने अपने दम पर बनाया है, रिया ने कहा। रिया फौरन कार से बाहर निकली और ऑफिस की ओर जाने लगी। रोहन भी उसके साथ अंदर आया। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो मैम, हाउ आर यू मैम। रिया के अंदर जाते ही सारे एम्प्लॉइज खड़े हो गए और अपनी बॉस को विश करने लगे। हालांकि हर कोई रिया को कम और रोहन को ज्यादा देख रहा था। ये पहली बार था जब उन्होंने ऑफिस में रिया को किसी आदमी के साथ इतना करीब चलते देखा। हर किसी को यही लग रहा था कि ये रिया का कोई नया बॉयफ्रेंड है। वो सभी एक दूसरे को देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, लेकिन खुलकर कुछ कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी। आसपास का माहौल देख रिया समझ गई कि क्या चल रहा है, इसलिए उसने रोहन की ओर इशारा करते हुए ऊंची आवाज में कहा, हेलो एवरीवन, इनसे मिलिए। ये है मेरा न्यू पर्सनल सर्वेंट, और हाँ, ये पार्ट टाइम मेरा ड्राइवर और बॉडीगार्ड भी है। तो आप सभी के दिमाग में मुझे और इसे लेकर जो गॉसिप चल रही है उसे निकाल फेंको और काम पर ध्यान दो। हमें मंथ एंड तक अपना टारगेट हर हाल में पूरा करना है। रिया की ये बातें सुनते ही हर कोई अपने अपने काम में बिजी हो गया। वहीं रोहन एक जगह चुपचाप खड़ा
रिया और उसके ऑफिस को ऑब्जर्व कर रहा था। मुझे आज बहुत काम है, तुम वेटिंग एरिया में रुको, जब घर जाना होगा बता दूंगी। रिया ने रोहन से कहा, ठीक है, लेकिन कुछ भी गड़बड़ लगे या तुम्हें खतरा महसूस हो तो मुझे फौरन कॉल करना। रोहन ने जवाब दिया, ओके ओके, नाउ जस्ट गो। रिया ने रोहन को बाहर जाने का इशारा किया। रोहन ऑफिस को ऑब्जर्व करता हुआ वेटिंग रूम में गया और सोफे पर बैठ मोबाइल चलाने लगा। रात के 8 बज गए। ऑफिस के सभी एम्प्लॉइज धीरे धीरे जाने लगे। रोहन भी एक्टिव हो गया और रिया के बाहर आने का इंतजार करने लगा, लेकिन उसका ये इंतजार काफी लंबा रहा। 2 घंटे बीत गए। रात के 10 बज गए। ऑफिस के सभी एम्प्लॉइज जा चुके थे। ऑफिस में नाइट शिफ्ट के गार्ड के अलावा कोई नहीं था, लेकिन रिया अभी भी बाहर नहीं आई थी। रोहन को टेंशन होने लगा और वो ऑफिस कॉरिडोर से होता हुआ रिया के केबिन में गया। उसने केबिन का दरवाजा हल्का सा खोला और देखा कि रिया पूरी शिद्दत के साथ काम में लगी हुई है। वो सभी एम्प्लॉइज के जाने के बाद भी खुद ओवरटाइम कर रही है। ये देख रिया को लेकर रोहन का नजरिया थोड़ा बदला। उसने सोचा, रिया गुस्से वाली है, बदतमीज है, लेकिन काम को लेकर काफी सीरियस और मेहनती भी है। वो ये सोच ही रहा था कि उसने देखा रिया लैपटॉप पर किसी को वीडियो कॉल कर रही है। रिया, तुम कितनी बार कॉल करोगी? मैंने तुमसे कहा ना, हम तुम्हारे ब्रांड को अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तुम्हारा ब्रांड सिंगापुर में भले चलता हो, लेकिन अमेरिका में बहुत कंपटीशन है। हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। वीडियो कॉल पर मौजूद काला सूट पहने शख्स ने कहा, लेकिन सर, मैं अपने ब्रांड को इंटरनेशनल ब्रांड बनाना चाहती हूँ। आई एम 100% श्योर कि हमारे प्रोडक्ट्स अमेरिकन्स को बहुत पसंद आएंगे। प्लीज सर, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। रिया ने पूरे इमोशंस के साथ अपनी बात रखी। सॉरी रिया, लेकिन आपके ड्रीम के लिए हम रिस्क नहीं ले सकते। ये डील फाइनल नहीं हो सकती। वीडियो कॉल पर मौजूद शख्स बोला और कॉल कट कर दिया। इससे रिया को गुस्सा आया और उसने जोर से लैपटॉप बंद कर दिया और उदास होकर कुछ सोचने लगी। इस बीच रोहन अंदर आया और बोला, मिस रिया, बहुत लेट हो रहा है, अब हमें चलना चाहिए। रोहन को सामने देख रिया का दिमाग और खराब हो गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा मैं बिजी हूं? रिया ने फटकार लगाते हुए कहा। वो बहुत लेट हो गया था और आप बाहर भी नहीं आई, तो मैंने सोचा एक बार देख लूं। रोहन ने जवाब दिया, देख लिया, अब फुटो यहां से, अभी मुझे और टाइम लगेगा। जाओ बाहर मेरा वेट करो। रिया ने रूडली कहा। पूरी बिल्डिंग खाली है मिस रिया, ऑफिस में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता, ये आपके लिए सेफ नहीं है। और यदि आप मेरी बात नहीं मानती हैं तो मुझे मिस्टर आहूजा को कॉल करना होगा। रोहन ने जोर देकर कहा। वैसे तो रिया का रोहन की बात मानने का कोई मन नहीं था, लेकिन वो भी ऑफिस के ओवर टाइम से बहुत थक गई थी। इसलिए उसने रोहन की बात मान ली और बोली, हाँ ठीक है चलो, और ये ना मेरे पापा की धमकी देना बंद करो। तुम कोई छोटे बच्चे हो, मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे पापा को बोल दूंगा। रिया ने रोहन का मजाक उड़ाया और गुस्से में अपना बैग उठाकर केबिन से बाहर निकल गई। रोहन भी उसके पीछे चल पड़ा। रोहन और रिया जल्द ऑफिस के बाहर आ गए। तुम यहीं रुको, मैं कार लेकर आता हूं, रोहन ने रिया से कहा और कार लेने पार्किंग में चला गया। रिया अपने ऑफिस के बाहर अकेली खड़ी थी। तभी उसने देखा कि एक ब्लैक कलर की एसयूवी कुछ दूरी पर आकर रुकी। उसमें से ब्लैक कोट पैंट पहना एक शख्स बड़ी सी बंदूक लेकर बाहर निकला। रिया कुछ समझ पाती उसके पहले शख्स ने बंदूक रिया की ओर तानी और ट्रिगर दबा दिया। रिया जोर से चिल्लाई, नहीं! कौन है ये शख्स जिसने रिया पर गोली चलाई? क्या रिया मर जाएगी या फिर रोहन उसे बचा लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।